presented by Digital Islamic World SIO Maharashtra North. Please support us, subscribe and share. तो सबसे पहले अरेस्ट और इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन जब भी चालू होगा जब अरेस्ट होगा। इलीगल डिटेंशन जो है ये अरेस्ट के बाद ही, मतलब जब आपको कस्टडी में लिया जाता है उसके बाद ही इलीगल डिटेंशन की चीज़ चालू होगी। तो अरेस्ट का मतलब क्या है? अरेस्ट यानी कि आपकी पुलिस स्टेशन में जब आपको पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर बैठा के रख देते हैं, आपको आने जाने के लिए, बाहर आने जाने के लिए मनाही होती है, इसका मतलब है अरेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे हाथ पैर बांध के या फिर एक प्रॉपरली मतलब अरेस्ट फॉर्म भर के कागज़ पे अरेस्ट करके दिखाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि भाई जब आपको पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स बैठा के रख देते हैं और आपका फ्रीडम जब आपसे छीन लिया जाता है, आपको मनाही कर दी जाती है कि आप यहाँ से हलिए मत या आप बाहर मत जाइए, इसका मतलब है कि आपका अरेस्ट हो गया है। इवन वेन कि देर इज़ नो फिलिंग अप ऑफ अरेस्ट फॉर्म, दैट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी। अगर अरेस्ट फॉर्म नहीं भी भरा गया है, आपका फ्रीडम आपसे छीन लिया गया है, इसका मतलब है कि आप अरेस्ट हो चुके हैं। अरेस्ट किया तो जा रहा है, पर अरेस्ट कब होता है और कैसे होता है? वॉट इज़ द प्रोसीजर टू अरेस्ट? वाई इज द पर्सन अरेस्टेड? बेसिकली अरेस्ट जो है ये वारंट पे होता है। अब वारंट जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक है कॉग्निजेबल, एक बेलेबल और एक नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट मतलब वारंट जो निकलता है ये पुलिस स्टेशन ऑफिसर नहीं निकालता है। वारंट जो है ये हरदम JMFC कोर्ट या जज साहब जो होते हैं वो वारंट निकालते हैं। किसी पर्सन की अगर कस्टडी लेना है तो उसके लिए जज साहब की परमिशन लेना पड़ता है और उसके बाद में उसका बाकायदा एक रिटर्न में अरेस्ट वारंट निकलता है, उसके ऊपर जज साहब की सही होती है और कोर्ट का स्टैंप होता है, ये होता है अरेस्ट वारंट। लेकिन अरेस्ट वारंट भी हर केस में निकालना ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस ऐसी होती है जिसमें विदाउट वारंट ही अरेस्ट करने के अधिकार पुलिस ऑफिसर्स को है, वो है कॉग्निजेबल केसेस और नॉन कॉग्निजेबल केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस मतलब ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको कोर्ट की बातें बताऊँ तो NC मैटर जिसको कहा जाता है। NC मैटर इज नॉन कॉग्निजेबल। उसमें पुलिस स्टेशन ऑफिसर को आपको अरेस्ट करने के अधिकार नहीं है जब तक उसमें वारंट ना निकाला जाए। कॉग्निजेबल केसेस ऐसे होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस मतलब जिसमें पनिशमेंट बहुत ही मामूली हो, 1 साल, आधा 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ केसेस में 2 साल। लेकिन जहाँ पनिशमेंट 3 साल के ऊपर किसी ऑफेंस में 3 साल के ऊपर में या उससे ज़्यादा, जैसे कि मर्डर है, रेप है, असॉल्ट है 307, ऐसी जो सीरियस ऑफेंसेस है इसमें वारंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुलिस ऑफिसर को अधिकार है कि वो डायरेक्टली आपको अरेस्ट करें। ये होता है कॉग्निजेबल केस। वारंट 2 तरीके होते हैं, एक है बेलेबल वारंट, एक है नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट जब निकलता है आपका तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर आपको अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन बेलेबल होने की वजह से आपको जब क्या तब उनको एक मुलायजा फॉर्म भरवा कर कि आप जब भी कोर्ट में बुलाएंगे आपको आप आएंगे, ये अंडरटेकिंग आपसे लेने के बाद वो आपको छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट मतलब ऐसा होता है कि वो केस में आपको बेल नहीं मिल सकती है, उसमें उनको आपको अरेस्ट करना होता है और उसके बाद में आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और CRPC के जो प्रोविजंस है जो अरेस्ट से डील करते हैं वो प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है। और आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो भी नज़दीक में होगा उनके सामने आपको प्रोड्यूस करके उसके बाद में आपका डिटेंशन लीगली उनसे ऑर्डर, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है कि वी वांट टू डिटेन दिस पर्सन फॉर फर्दर इंटरोगेशन। तो उसके बाद में उसको PCR कहा जाता है, नॉर्मल लैंग्वेज में PCR और NCR। तो PCR वो चीज़ है कि जिसमें उसमें आपका डिटेंशन जज साहब ऑथराइज करते हैं, उसको कहते हैं PCR। और अगर आपका डिटेंशन पुलिस वालों के कस्टडी में ऑथराइज नहीं किया गया है, आपको सेंट्रल जेल या जो भी जेल है उसको कहते हैं मजिस्ट्रियल कस्टडी, NCR।
आपको किसी भी जो भी नज़दीकी जेल में वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसे कहते हैं NCR, ये हो गई मैजिस्ट्रेरियल कस्टडी। अब जब भी आपका सेक्शन 41 CRPC के हिसाब से जब भी when you are arrested, a person who is arrested has some rights. There is a procedure which needs to be followed. He has some rights and that rights need to be honored. जब भी अरेस्ट होगा तो CRPC में बाकायदा उसमें राइट्स दिए गए हैं कि ये चीज़ें हैं, ये अरेस्ट होने के बाद पुलिस वालों ने फॉलो करना चाहिए सबसे पहले। और यही चीज़ आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अरेस्ट और डिटेंशन, कि इसको अपने संविधान के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। दिस हैज द बेसिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ऐसी चीज़ है कि जो अमेंड नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मिनर्वा मिल्स के केस में कहा है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। फंडामेंटल राइट्स ये वो राइट होती है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अधिकार नहीं है कि उससे आपको वापस ले। सम राइट्स आर सस्पेंडेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो राइट सस्पेंड होते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं। उसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये ऐसे राइट्स है जो सस्पेंड नहीं होते। तो अरेस्ट और डिटेंशन इतना, इट इज सच ए सीरियस इशू दैट इट फाइंड्स मेंशन, इट हैज इट्स बेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्या राइट्स है अपने जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, तो व्हाट इज हिज राइट्स? सबसे पहले जब अरेस्ट करते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स को उसको बताना चाहिए कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब तक उसको ये मालूम नहीं रहेगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, तो उसकी बाद में वो अपने वकील से बात नहीं कर पाएगा, उनको बता नहीं पाएगा कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है। तो दिस आर वेरी कॉन्सिक्वेंसेज। वो एक सोची समझा हुआ एक लीगल प्रोविजन है जिसके तहत अगर जिसको भी अरेस्ट किया उसको ग्राउंड बताना ज़रूरी है। ग्राउंड बताने के बाद ही वो अपना डिफेंस तैयार कर पाएगा कि मैं गुनाहगार क्यों नहीं हूँ। ये बताने के लिए उसको पहले तो पुलिस वाले उसको गुनाहगार क्यों ठहरा रहे हैं ये बताना ज़रूरी है, तभी वो बंदा ये बता पाएगा कि मैं गुनाहगार क्यों नहीं, मैं गुनाहगार क्यों नहीं। तो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ये ज़रूरी है। और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ये सिर्फ अपना इंडियन लॉ नहीं, US, इंग्लैंड, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, UN के जो गाइडलाइंस है, हर जगह ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है। हर लॉ के तहत ये प्रोविजन है कि कभी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके ग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट हिज एडवोकेट, उसे वकील से बात करना देना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक के बोला है कि जब वो PCR में रहता है, जब कस्टडियल इंट्रोगेशन चालू है उसका, PCR में जब उससे पूछताछ होती है पुलिस स्टेशन में, तब भी वकील वहाँ पर खड़े मतलब उसके साथ रह सकता है। यहाँ तक के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के कि वकील का रहना वहाँ पे ज़रूरी है अगर वो चाहे आरोपी, क्योंकि जब वो अरेस्ट हो जाता है तो उसका आरोपी अक्यूज्ड बोला जाता है। तो अक्यूज्ड का ये राइट है कि एडवोकेट शुड बी देयर, अगर वो चाहता है तो वकील उसके पास रहेगा। जब भी अरेस्ट होता है तो आरोपी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास विदिन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो दैट इज वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ CRPC एज वेल एज दैट इज इलीगल डिटेंशन। वो इलीगल है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। लॉ उसको बोलता है किसी भी बंदे को अगर अरेस्ट किया तो विदिन 24 आवर्स ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। अगर आपको उसको 24 घंटे से ज़्यादा अपने पास उसकी कस्टडी चाहिए, उसको पुलिस स्टेशन में रखना है, तो आपको डिटेंशन ऑर्डर मतलब PCR का जो ऑर्डर है वो आपको मजिस्ट्रेट साहब के पास क्यों ज़रूरी है वो भी बताना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट दैट अक्यूज को अरेस्ट होने के बाद विदिन 24 आवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ये उसका राइट है। उसके बाद में
किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसका ये एक और राइट है कि उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म किया जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी राइट दैट इज अवेलेबल टू अरेस्टेड पर्सन कि उसके कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, इनको अरेस्ट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही वो बाकी के उनके जो भी प्रोसीजर है, कंसल्टेशन विद एडवोकेट एंड अदर थिंग्स वो फॉलो कर सकते हैं। उसको ये अरेस्टेड पर्सन को ये भी बताना ज़रूरी है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, क्योंकि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो वो बेलेबल उसको बेल देना ज़रूरी है। नॉन बेलेबल है तो अलग बात है, लेकिन अगर बेलेबल है तो वहीं पे से उसको पुलिस स्टेशन में उससे अंडरटेकिंग लेके या एक कोई ज़मानत जो लेता है ज़मानतदार, उससे ज़मानत लेके उसको छोड़ना बहुत इज इज राइट। अगर ऑफेंस बेलेबल है, राइट टू बी रिलीज इज अ राइट, ही हैज़ अ राइट टू बी रिलीज ऑन बेल इफ द ऑफेंस इज बेलेबल। बच्चे और औरत, इनके बारे में जब एक अरेस्ट प्रोसीजर फॉलो की जाती है तो वहाँ भी उनका एक प्रोविज़न है कि अगर बच्चे और औरत को अरेस्ट करना है तो सूरज डूबने के बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कितना भी सीरियस ऑफेंस हो, अगर सूरज डूब चुका है तो एक औरत और बच्चे को भी अगर अरेस्ट करना है तो उसकी एक अलग प्रोसीजर है। जहाँ तक औरत है तो उनको सनसेट के बाद में ही कैन नॉट बी अरेस्टेड। अगर बहुत ही अर्जेंसी है तो ये बात नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जो जज साहब है उनको बताना पड़ता है, उनसे परमिशन लेना ज़रूरी है कि एक औरत को हमको सनसेट के बाद अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी उनको सनसेट के बाद में अरेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज सूरज डूबने के बाद किसी भी औरत को पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर सनसेट या डे टाइम में भी अगर उनको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट सिर्फ एक लेडी कांस्टेबल करेगी। मेल पुलिस ऑफिशियल औरत को अरेस्ट नहीं कर सकता, वो उनको टच भी नहीं कर सकता। लेडी पुलिस ऑफिशियल एक लेडी को अरेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के घर में पुलिस वाले आते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं और तरह तरह की चीज़ें करते हैं। ये सरासर बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता है तो हमने क्या करना चाहिए कि जो भी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके पास जाकर इस चीज़ की जानकारी दे, लिखित में, ओरली नहीं, लिखित में, ताकि उसके बाद अगर आप लोग को कोर्ट में जाना है या कोई भी चीज़ अगर उसके खिलाफ रेट पिटीशन फाइल करनी है तो वो जो कागज़ है जिसकी जानकारी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी है वो काम में आए। अगर ऐसी गलत हरकतें अगर पुलिस ऑफिसर करते हैं घर की औरतों के साथ तो उनके ऊपर क्राइम भी रजिस्टर हो सकता है। कोई भी कानून पुलिस वालों को ये अधिकार नहीं देता है कि आप जाकर किसी लेडीज़ के साथ बदतमीजी करें। अरेस्ट होने के बाद जो भी अक्यूज है उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। ये भी उनका एक राइट है, क्योंकि मेडिकल, आप सबको पता है कि पुलिस स्टेशन में अगर अरेस्ट करने के बाद टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, मारना पीटना, ये सब चीज़ें होती है। तो इसको कम करने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोविज़न है। और अगर किसी को पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं कस्टडी में, तो जब भी वो आदमी को, अक्यूज को जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है तो उसका ये राइट है कि वो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट को। तो अगर वो कंप्लेंट करता है तो होता ये है कि अगर वो टॉर्चर की कंप्लेंट कर रहा है, मारने पीटने की कंप्लेंट कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करेगा, पुलिस ऑफिसर की इंक्वायरी करेगा, अक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में ये साबित होता है कि कस्टडी के पीरियड में इसके साथ मारपीट की गई है, इसके आंख पर कुछ इंजुरीज है, तो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ वो सस्पेंड भी हो सकता है, उसके खिलाफ क्राइम रजिस्टर, ऑफेंस रजिस्टर हो सकता है, और उसके खिलाफ वो इंक्वायरी होगी। अरेस्ट करने के बाद आपको हथकड़ी नहीं पहना सकते। ये भी एक राइट है, ये भी एक कानून है कि हथकड़ी आपको नहीं पहनाना जाना चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है कि अनलेस बहुत ही अर्जेंसी है कि आपको डर है कि जो अक्यूज है वो कस्टडी से भाग जाएगा या वो बहुत ही खूंखार है, खतरनाक है, भागने के चांसेस है, तो इन्हीं कंडीशंस में हथकड़ी पहनाई जा सकती है, वरना हथकड़ी पहनाना जायज़ नहीं है, गलत है, इलीगल है।
अरेस्ट करने के बाद कस्टडी कितने दिनों तक पुलिस थाने में, मतलब आरोपी को कितने दिनों तक पुलिस थाने में रखा जा सकता है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, वो भी ऑथराइजेशन के बाद। मतलब मैजिस्ट्रेट अगर ऑथराइज करता है ये डिटेंशन इज ऑथराइज, इस PCR ऑर्डर इज पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक डिटेंशन PCR में रखा जा सकता है। 15 दिन के ऊपर में PCR नहीं दिया जा सकता, कितना ही बड़ा केस हो, एक्सेप्ट MCOCA केस, यूपा, मतलब ये जो टेररिस्ट केसेस में यूपा लगाते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, ये स्पेशल स्टैट्यूट्स है, स्पेशल लॉज है, जिसके अंदर में 28 दिन तक की कस्टडी, 28-30 दिन तक की कस्टडी दी गई है। वरना मर्डर हो, रेप हो, 307 हो, हाफ मर्डर हो, कुछ भी हो, 15 दिन के ऊपर में उसमें कस्टडी ऑथराइज नहीं की जा सकती। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, MCOCA, ये जो केसेस है ये स्पेशल स्टैट्यूट्स है, ये CRPC के प्रोविज़न को ओवरराइड करते हैं। तो इसमें स्पेशल एक प्रोविज़न दिया गया हुआ है कि कस्टडी ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि ये ऑफेंसेस सीरियस है। इसमें हो सकता है कि पुलिस को 15 दिन से ऊपर आरोपी की कस्टडी लगेगी, इस वजह से इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि 30 दिन तक 15 दिन से ज़्यादा कस्टडी दी जा सकती है। अरेस्ट होने के बाद हम क्या करना चाहिए, ये सब तो हमारे राइट्स हो गए, लेकिन अरेस्ट होने के बाद क्या कर सकते हैं? अगर ऑफेंस बेलेबल है तो आप बेल एप्लीकेशन करिए, किसी रिश्तेदार को जमानतदार के तौर पर पेश करिए पुलिस स्टेशन में, उनके अंडरटेकिंग में आप वहीं से बेल मिल जाएगी। नॉन बेलेबल है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट्स आपके पास प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ पर अगर पुलिस स्टेशन ऑफिसर अगर पुलिस कस्टडी मांगते हैं तो डिटेंशन ऑर्डर पास होगा। लेकिन अगर जज साहब को लगता है कि नहीं, इनकी कस्टडी लेना ज़रूरी नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू रिमांड हिम टू PCR, तो MCR किया जाएगा, उनको मजिस्ट्रेट कस्टडी में लिया जाएगा। जैसे ही मजिस्ट्रेट कस्टडी में लेते हैं तो यू बिकम एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर बेल इवन इन नॉन बेलेबल केसेस नॉन बेलेबल है, उसमें लिखा हुआ है कि नॉन बेलेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेल नहीं मिलेगी उसमें। ऐसा कोई भी ऑफेंस नहीं है आज तक कि जिसमें बेल का प्रोविजन नहीं है, भले उसका नाम नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे भी नॉन बेलेबल, बट इन एवरी ऑफेंस अक्यूज हैज अ राइट टू फाइल बेल एप्लीकेशन। लेकिन अब उसको बेल पर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, तो वो आर्बिट्ररी डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन इज ऑल्सो टू बी यूटिलाइज एज पर दी लॉ, इट शुड बी जुडिशियल डिस्क्रिशन। अगर छोटे मोटे ऑफेंसेस है तो उसमें तो छोड़ना ज़रूरी है। अगर सीरियस ऑफेंसेस है जैसे मर्डर, रेप, 307, MCOCA, यूपा, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट हैज़ नो पावर टू ग्रांट बेल, उनके पास बेल देने का पावर नहीं है। इस सूरत में कि अगर किसी को मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया है तो मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है, लेकिन पावर है सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को। तो मर्डर में या 307 में किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो PCR पीरियड खत्म होने के बाद उनके MCR में जब लिया जाता है तो सेशन कोर्ट के सामने पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर रिलीज ऑन बेल। अगर सेशन कोर्ट उसको मंजूर कर देता है, इफ द बेल इज ग्रांटेड, तो आरोपी वहाँ छूट जाएगा। अगर सेशन कोर्ट रिजेक्ट करता है तो हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। सेक्शन 439 में सेशन कोर्ट और उसी सेक्शन में सेक्शन 439 में हाई कोर्ट। 437 जो है वो मजिस्ट्रेट के बेल का पावर है। 436 बेलेबल ऑफेंस, 437 नॉन बेलेबल ऑफेंस लेकिन मजिस्ट्रेट के पास। 439 और 439 ये जो है ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी। 438 एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें अरेस्ट एंटीसिपेटरी बेल जिसे कहा जाता है कि पुलिस वाले आपको अरेस्ट ही ना करेंगे और आपकी बेल भी हो जाएगी। उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल का भी प्रोविजन जो है 438 में आपको मिलेगा। उसमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को आपको एंटीसिपेटरी बेल में छोड़ने के पावर है, लेकिन अप्रोप्रिएट केस में, हर केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी ऐसा नहीं है। अगर आप बेगुनाह हैं, कोर्ट को अगर आप साबित कर पाते हैं बेल एप्लीकेशन में कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगा गए, कोई हमको फंसा रहा है, बेगुनाह है, तो वो आपको एंटीसिपेटरी बेल में छोड़ देगा। तो उस सूरत में आप अरेस्ट भी नहीं होंगे, पुलिस स्टेशन की कस्टडी में आप जाएंगे नहीं। जब बेल लगाते हैं तो स्टे कॉल किया जाता है। स्टे मतलब अगर आप बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन ऑफिसर से आपकी बेल एप्लीकेशन पर स्टे कॉल करते हैं। स्टे मतलब कि भाई वेदर ही शुड बी रिलीज ऑन बेल और यू हैव द ऑब्जेक्शन टू रिलीज हिम ऑन बेल। उसमें कॉमन ऑब्जेक्शंस होते हैं जनरली, जैसे कि ये बेल पर छूटा तो कोर्ट में नहीं आएगा, विटनेसेस को टैम्पर करेगा, ये कॉमन ऑब्जेक्शंस है। तो ये
अब आते हैं हम, ये अरेस्ट हो गया, अब आएंगे इलीगल डिटेंशन पे। व्हाट इज इलीगल डिटेंशन? Illegal detention is the detention without authorization of the magistrate or in violations of the provisions of the CRPC Constitution of India, that is Article 22। और मैंने अभी आपको जो राइट्स ऑफ अक्यूज जो बताए हैं, अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो डिटेंशन बिकम्स इलीगल, दैट इज कॉल्ड इलीगल डिटेंशन। कई बार ऐसा होता है कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसे 3 दिन तक पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास ही प्रोड्यूस नहीं किया जाता, अंडरग्राउंड रखा जाता है। वो लीगली उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसको पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है, उसके साथ ज्यादतियाँ हो रही है। ही इज़ बीइंग टॉर्चर, ही इज़ बीइंग अब्यूज्ड, ही इज़ बीइंग थ्रेटन्ड, ही इज़ बीइंग बीटन। ये सब गलत है और ये बिल्कुल इलीगल डिटेंशन है, क्योंकि 24 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में बिल्कुल भी रखा नहीं जा सकता। 3 दिन तक, 4 दिन तक पुलिस वाले, कई बार टेरर केसेस में भी ऐसी होता है कि माइनॉरिटीज़ है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस ही नहीं करते। लोग, उनके रिलेटिव्स गरीब होते हैं, उनको मालूम नहीं होता कि हम इस सूरत में क्या करें। पुलिस वाले उनको भी धमकाते हैं कि अगर आपने कुछ किया तो हम आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। ये सब चीज़ें होती है। तो इसमें क्या होता है कि घर वाले जो बेचारे रिलेटिव्स हैं वो डर जाते हैं, वो तो खुद ही उस सदमे में होते हैं कि घर का अच्छा मेंबर जो कमाता था, ये करता था, वो करता था, उसी को अरेस्ट कर लिया, उनके हाथ वैसे ही कट जाते। उसके बाद में पुलिस वालों का डर अलग रहता है कि वो बोलते हैं कि अगर आपने किसी को कोई कंप्लेंट की, किसी को मारा, किसी को बताया इस बारे में, तो हम आपको भी अरेस्ट कर लेंगे। तो इस सूरत में घर वाले डर जाते हैं, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू कंप्लेन, टू फाइल कंप्लेन। तो इसमें क्या करें? अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो पहला काम हमको करना है कि हम हायर अथॉरिटीज़ के पास जाए, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके पास जाए, इनके पास एक रिप्रेजेंटेशन करे राइटिंग में, अपनी मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी वकील से जाकर मुलाकात करें, उनसे सलाह लें कि भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, अब हम क्या करें। कोई अच्छे से वकील के पास जाए, वो आपको सलाह देगा कि सबसे पहले आप जाइए और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट करिए इलीगल डिटेंशन के बारे में। अगर इलीगल डिटेंशन प्रूव हो जाता है, अगर कोई इलीगली डिटेन है, तो हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हिबेस कॉर्पस की। हिबेस कॉर्पस का मतलब है कि यू प्रोड्यूस दी बॉडी। हाई कोर्ट में अगर हम जाते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं पुलिस वालों के खिलाफ कि इन्होंने हमारे लड़के को गायब कर दिया गया है, इनको गायब कर दिया, पुलिस वालों ने इनको पकड़ के तो ले गए, लेकिन अभी इनका आता पता नहीं है, ये कहाँ है हमको मालूम नहीं, पुलिस वालों ने हमको शक है कि इनको गायब कर दिया। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे? हिबेस कॉर्पस पिटीशन फाइल करेंगे। हिबेस कॉर्पस पिटीशन जब कोई रिलेटिव फाइल करेगा तो कोर्ट पुलिस वालों को डायरेक्शन देगा कि उनको पहले प्रोड्यूस करो कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने जब उनका प्रोडक्शन, उनको बॉडी यानी आदमी को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, हाई कोर्ट को उनको मानना ही पड़ेगा। और जब वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, जब उसका अगर इलीगल डिटेंशन इलीगल है तो उसको हाई कोर्ट वहीं पे उनको रिलीज करेगा और पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेगा, इंक्लूडिंग सस्पेंशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ ऑफेंस भी रजिस्टर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस केस में अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में 11 गाइडलाइंस दी गई है, जो आज भी मौजूद है और आज भी फॉलो की जाती है, जो आज तक भी किसी दूसरे मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी और जजमेंट ने उसको गलत नहीं ठहराया। क्या होता है कि आर्टिकल 141 में, जैसा अभी सब्जवारी साहब ने आपको बताया कि 141 में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो वो लॉ बन जाता है। लॉ बनता है सभी कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे की जितने भी कोर्ट है उन पे उनको वो फॉलो करना ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना लॉ फॉलो करना पड़ता है जब तक कि वो उसको ओवर रूल ना करे। तो डी के बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल की गाइडलाइंस जो है वो अभी तक फॉलो करते हैं, अभी तक वो एग्जिस्टेंस में, और उसको अभी तक अनल नहीं किया गया, रिपील नहीं किया गया। तो इन गाइडलाइंस के तहत मैंने जैसा अभी सीआरपी से आपको बताया कि भाई अगर कोई पुलिस ऑफिसर अगर वो अरेस्ट कर रहा है तो जब वो अरेस्ट करने जाता है तो वो यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म में होना ज़रूरी है, उसका नाम, बक्कल नंबर दिखना ज़रूरी है।
ये वन ऑफ द गाइडलाइन है, क्योंकि अगर कुछ इलीगल होता है तो वो नाम के ऊपर ही हम कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जब अरेस्ट होता है तो अरेस्ट फॉर्म भरना ज़रूरी है। अरेस्ट फॉर्म में बाकायदा उनका नाम, उनको क्यों अरेस्ट करे, उनका कुछ अगर बॉडी के ऊपर कोई निशानात है जिसके वजह से उनकी शिनाख्त हो सकती है तो वो निशानात लिखना ज़रूरी है। उनकी हाइट लिखना ज़रूरी है, कितनी हाइट है, हालत हेल्थ कैसी है, मोटा है, पतला है, दुबला है, किसको इन्फॉर्म किया अरेस्ट होने के बाद, भाई को बताया, बाप को बताया, दोस्त को बताया, मम्मी को बताया, ये सब चीज़ें अरेस्ट फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। उसके बाद में टाइम और प्लेस, यानी कहाँ से अरेस्ट किया गया और किस टाइम पर अरेस्ट किया गया, ये भी अरेस्ट फॉर्म में रहना ज़रूरी है। और जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो पुलिस स्टेशन में स्टेशन डायरी होती है। स्टेशन डायरीज में पुलिस स्टेशन की जो भी कार्रवाई होती है वो स्टेशन डायरी में मौजूद रहना ज़रूरी है। तो स्टेशन डायरी में उसकी एंट्री होना ज़रूरी है। अगर किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो वो स्टेशन डायरी में एंट्री करेंगे कि हम ये बंदे को अरेस्ट करने यहाँ जा रहे हैं, तो स्टेशन डायरी में एंट्री रहना ज़रूरी है। उसके साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन, तो अरेस्ट होता है एफआईआर के बाद। सबसे पहली चीज़ होती है कि जो कंप्लेंट दाखिल करता है, जो कंप्लेनेंट है, फिरियादी है, वो अपनी कंप्लेंट देगा। उसके ऊपर एफआईआर, जिस भी सेक्शन में एफआईआर दाखिल होगा वो एफआईआर मजिस्ट्रेट को भेजना ज़रूरी है विदिन 24 आवर्स। 24 आवर्स में जब एफआईआर ले लिया जाता है, जब एफआईआर रजिस्टर होता है, उसका क्राइम नंबर होता है, तो वो एफआईआर फॉर इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भेजना बहुत ज़रूरी है। अरेस्ट होने के बाद अगर बेल पर बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी जानकारी देना ज़रूरी है। और उसको लीगल एड, मतलब अगर उसके पास अपना वकील करने की हैसियत नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ही कैन नॉट एक्सेस अ प्रॉपर एडवोकेट, तो उसको लीगल एड जो है वो भी आरोपी को बताना ज़रूरी है पुलिस वालों ने कि आपको बेल पर छूटने का अधिकार है। आपको सरकारी वकील, अगर आपका कोई वकील है तो ठीक है, वरना आप सरकारी वकील भी कर सकते हैं एंटी एक्सपेंस ऑफ द स्टेट, जिसके सरकारी वकील के जो भी चार्जेस होते हैं वो सरकार देती है, आरोपी नहीं, फ्री में। अगर अरेस्ट होता है, इलीगल डिटेंशन होता है, तो अब इस पर हम क्या करें? किसी को डिटेंशन कर लिया गया है, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, उसको अरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, घर वालों को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसको वहाँ पे मारपीट हो रही है, उसके साथ इसके बाद क्या करें? जैसे कि मैंने बताया, कमिश्नर, एसपी, एसीपी इनको रिप्रेजेंटेशन करें। उसके बाद में इलीगल डिटेंशन की कंप्लेंट फाइल करें, ये बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट में हम या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हिबेस कॉर्पस पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसमें उनसे जुर्माना भी मांग सकते हैं, कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं। अगर इलीगल डिटेंशन शुरू हो जाता है, अगर कोर्ट ये इस पर आता है कि भाई इनके साथ ज्यादती हुई है, इनका डिटेंशन इलीगल है, तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। कोर्ट अगर उनको डायरेक्शन देता है कि आप इनको 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, इनको आपने जो टॉर्चर किया है और इनको जो इलीगल डिटेंशन में रखा है, इसके इनको हर्जाना दिया जाए, तो उसका हर्जाना भी देना पड़ेगा पुलिस वालों को, और उन पर कार्रवाई होगी वो अलग। कंपेंसेशन के लिए हम दावा दाखिल कर सकते हैं, सूट फॉर डैमेजेस एंड कंपेंसेशन। दीवानी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में हम कंपेंसेशन का, अगर हमारा अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, अगर गलत चीज़ के लिए हमको अरेस्ट किया है या हमको इलीगली डिटेन किया है, तो उसके खिलाफ हम सूट फॉर डैमेजेस और कंपेंसेशन भी फाइल कर सकते हैं। उसमें हम कंपेंसेशन भी मांग सकते हैं, जो पुलिस वाले, जो गिल्टी पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको पार्टी बना के उनके खिलाफ केस डाल के उनसे हम कंपेंसेशन भी वसूल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए हमको हमारा बेस तैयार करना ज़रूरी है, कागजी बेस। ओरल तो हम बोलेंगे, लेकिन ओरल को कोई कोर्ट में वैल्यू नहीं है, इसलिए उसके लिए कागजी बेस ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले अगर किसी को इलीगली डिटेन किया जाता है तो आप कंप्लेंट करें पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस को, या नियरेस्ट जो भी हायर अथॉरिटी है उस पुलिस स्टेशन की, उसको कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। हम पुलिस वालों के खिलाफ दावा तो दाखिल कर ही सकते हैं, उसके बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी करवा सकते हैं। एफआईआर के लिए हमको कंप्लेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को या फिर पुलिस स्टेशन को देना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरोपी या जो गलत आदमी है वो पुलिस वाला है, वो पुलिस ऑफिसर है, तो उसके खिलाफ ना कमिश्नर काम करेगा, या ना उसके खिलाफ ना कमिश्नर कोई कार्रवाई करेगा, ना पुलिस स्टेशन कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो तो उनका आदमी है।
वो उसको रफा दफा करने के चक्कर में रहेंगे, आपको बोलेंगे कि चलो भाग जाओ, नहीं करेंगे हम, आपको इधर आएंगे धमकाएंगे कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो इस सूरत में क्या करना है कि हमको एक रिटर्न में कंप्लेंट देना है और उसकी एक कॉपी अपने पास रखना है। अगर रिटर्न में कंप्लेंट भी नहीं लेते हैं तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को जाकर एक उसकी जानकारी के लिए उसकी अपनी एक कंप्लेंट बनाकर कमिश्नर ऑफ पुलिस को देना है। फिर भी अगर उनसे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, फिर भी अगर पुलिस ऑफिसर पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 156 सीआरपीसी के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिससे कि ये होगा कि अगर पुलिस ऑफिसर के ऊपर या किसी भी मतलब आपकी, मैं ये तो पुलिस ऑफिसर के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके किसी ने आपको मार दिया, किसी ने आपके घर वालों के साथ बदतमीजी कर दिया, या किसी ने समझ लो चाकू मार दिया, किसी ने घाव मार दिया, कोई ब्लेड मार दिया और आपने कंप्लेंट किया, लेकिन पुलिस वाले सामने वाले के साथ मिलकर पैसे खाकर आपको रफा दफा करने के अगर चक्कर में है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए कि पुलिस कमिश्नर या एसपी के पास जाकर एक कंप्लेंट फाइल करिए और उसके बाद में वकील से जाकर आप बात करिए, मसाला मशवरा करिए और 156 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब के सामने कंप्लेंट दाखिल कीजिए, जो कि अगर आपके मतलब आपने जो आरोप लगाए हैं पुलिस वालों पे अगर वो कॉग्निजेबल किस्म के हैं, कॉग्निजेबल यानी मैंने आपको जब भी मतलब उसका बताया था, अगर वो कॉग्निजेबल किस्म के हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उनको डायरेक्शन देंगे कि आप इसका क्राइम रजिस्टर करो, इसमें एफआईआर करो और जो भी कार्रवाई करो और मेरे पास लाके मेरे को रिपोर्ट सबमिट करो कि आपने क्या किया। तो इस सूरत में उनको करना ज़रूरी है, उनके ऊपर लाजमी रहेगा कि वो कार्रवाई करें, क्योंकि डायरेक्शन किसका है, कोर्ट का। 156(3) का अगर डायरेक्शन देते हैं तो एफआईआर रजिस्टर करना और उसके बाद में कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाता है, तो वो उनको करना ही पड़ेगा। अगर फिर भी कोई बात होती है, अगर मजिस्ट्रेट ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो आप रिवीजन में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी उसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने भी हमारी बात नहीं सुनी और इनके खिलाफ डायरेक्शन नहीं दिया 156(3) का। उसी तरीके से हम प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। 156(3) के जैसे ही एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है सेक्शन 200 सीआरपीसी में, हम वो भी फाइल कर सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत किया है, गलत सलूक किया है, इनके ऊपर जो भी ऑफेंस है मतलब समझ लो मारपीट किया है तो 324 है, ज़्यादा ही मार दिया, बहुत ही मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिए तो 326 है, मारने की कोशिश की तो 307 है, कभी कभी मार भी देते कस्टडी में, उसको कस्टडियल डेथ कहते हैं, वो 302 है, मर्डर है वो। कस्टडी में है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मारो और मार ही डालो, तो ये अगर होता है तो उसको कस्टडियल डेथ कहते हैं और वो बहुत ही सीरियस जुर्म है, सीरियस ऑफेंस है, उसके खिलाफ फिर हम ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। कई बार पुलिस स्टेशन ऑफिसर को उसमें सज़ा भी होती है, ऐसे इंस्टेंसेस है, ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसमें कि कस्टडियल डेथ में पुलिस स्टेशन ऑफिसर को सज़ा हुई है। अगर उनके कस्टडी में लॉकअप में अगर वो किसी की मौत कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह है और उसके खिलाफ जैसा एक कॉमन आदमी के खिलाफ केस चलता है सेम केस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी चलेगा। हम ह्यूमन राइट्स कमीशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं, मंत्रालय होम मिनिस्टर को कंप्लेंट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बैठ के एक कंप्लेंट तैयार करनी है और उसको पोस्ट कर देना है मंत्रालय में आरपीएडी के थ्रू। एक एक्नॉलेजमेंट, आरपीएडी कहते हैं, उसमें एक एक्नॉलेजमेंट रहती है कि वो सामने वाला जब वो रिसीव कर लेता है तो उस पर सही करेगा कि वो अपने को एविडेंस हो जाता है कि इनको हमारी कंप्लेंट मिली है, तो पोस्ट के थ्रू एक अपनी कंप्लेंट भेजनी है। मंत्रालय, होम मिनिस्टर, ये यहाँ पे भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ कमीशन को करते हैं, जैसे किसी मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है तो हम माइनॉरिटीज़ कमीशन के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। वो भी अपने तरफ से अगर उनको लगता है कि कंप्लेंट सही है तो अपने तरफ से कार्रवाई करेंगे। हम चौक में धरना दे सकते हैं, अगर हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है तो हमारे कम्युनिटी वाले एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे कि और मीडिया वगैरह को बुलाए, प्रेस वालों को बुलाए तो उसको बात को टूल भी मिलेगा और कमिश्नर या पुलिस ऑफिशियल्स पे प्रेशर तैयार होगा। तो हो सकता है कि मीडिया प्रेशर में और बाकी सब ये पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर में उनको ये करके उन पर कार्रवाई करना पड़े प्रेशर के अंदर में। अगर आप हमको कस्टडियल इंट्रोगेशन में अगर मारपीट हुई है तो ये हमारे तरफ से हम करें कि सबसे पहले हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन ही वो सबूत रहेगा जो बताएगा कि इनके खिलाफ मारपीट हुई है और इनको इंजरीज हुई है। तो
ये सब हमारी राइट्स है। और इलीगल डिटेंशन अगर हमारे साथ होता है तो हम ये सब हमारी रेमेडीज है, ये सब हमारे पास सोल्यूशन है। कोर्ट जो है तो कोर्ट में अगर हम पिटीशन करते हैं, ये सब चीज़ें कोर्ट के सामने लाते हैं तो कोर्ट ज़रूर हमारी मदद करेगा और वो हमें रिलीफ देगा और जो भी गिल्टी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगा।